मेरा गांव धनाना है, भिवानी शहर है और हरियाणा मेरा प्रदेश है। और मैं सुनील जी से 3 साल से जुड़ा हूँ और जेएसएम जब से बना है तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो इस सब को देखते हुए कि जैसे हम मैंने बहुत सारे पहले क्या था कि मैं जन्म से भी ब्राह्मण हूँ और अभी कर्म से भी ब्राह्मण ही हूँ। तो मैंने जब कुछ चीज़ों को, कुछ शास्त्रों को पढ़ा, कुछ पुरानी पुस्तकों को, कुछ ग्रंथों को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि लोगों के बीच में गलत इंटरप्रेशन की जा रही है जो हमारे शास्त्रों की है या चीज़ों की। वो इतनी वैज्ञानिक आधार पर बताई गई चीज़ें हैं और उनको आज रूढ़िवादिता का साथ देके, नाम देके लोगों को बहकाया जा रहा है कि ये जो है कि झूठ बोल रहे हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो समय के अनुसार है, कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी उनमें भी कुछ बहुत सारे सत्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए लोगों के सामने। जैसे हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं या जितने भी पुराण हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को सही रूप में या सही से नहीं बताई जा रही है। तो इसी पे मैंने अभी मेरा जो काम चल रहा है वो आयुर्वेद पे, इसको छोड़ दे, बोल दो कोई। आयुर्वेद पे और एस्ट्रोफिजिक्स पे और मनोविज्ञान पे और साथ ही साथ जो समय की गणना है, काल की गणना है, इस पे, इसके साथ साथ मैं समग्र विकास पे काम करता हूँ कि एक व्यक्तित्व को, जब व्यक्तित्व को मतलब डेवलपमेंट के लिए, एक मनुष्य के, एक आदमी के जीवन के लिए और मॉडर्न ज़माने में आज के आधुनिक युग के साथ साथ धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, चारों जो एक जीवन के जो खंभे होते हैं, स्तर होते हैं, जो चारों जीवन के जो स्तंभ होते हैं, उनको साथ लेके और इस आधुनिक युग में कैसे चला जाए, कैसे एक आदमी का जो जीवन है वो उसको जीते हुए ये महसूस करे कि कंटेम्प्ट बोलते हैं उसको, कैसा महसूस करे कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि हाँ, वो समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अपने अपने स्तर पर योग्यता या योगदान कर रहा है वो, और अपनी योग्यता के अनुसार ये सब कर रहा है। तो मेरा इसी पे काम चल रहा है और मैं साथ साथ खुद मैंने अभी जो है मॉडर्न पढ़ाई के हिसाब से या जो अपनी आधुनिक पढ़ाई के हिसाब से मैंने बीकॉम की थी, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैं उसके साथ साथ अभी ऑर्गेनिक पे जो जितने भी अपने साथी किसान हैं, जैसे पूरे भारत में जितने भी, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, हरियाणा में जितने भी साथी किसान हैं, उनके साथ मिलकर ये किसानों के जो उत्पाद लेके और आम जनता तक, आम लोगों तक, उनकी पहुंच तक तैयार कर रहा हूं मैं और इसी पे मैं कार्य कर रहा हूं। ठीक है जी, नमस्ते जी। ना बोल। आदरणीय सुनील जी, आदरणीय भाई विकास पासोरिया जी, और दूर दराज से पधारे हुए और पास से पधारे हुए, देश सेवा की आग लिए हुए होनहार शिवरार्थीगण, बड़ा ही अच्छा लगा। मैं जब यहाँ आया और आप लोगों के विचार सुने तो ऐसा लगा कि इस देश को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। जिस देश में आप जैसे होनहार मौजूद हों, उस देश की व्यवस्थाओं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, जब मैंने घर छोड़ा तो यार नाराज, परिवार नाराज, रिश्तेदार नाराज, सब नाराज। लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई मुझे कुत्ता बन के ज़िंदा नहीं रहना। कुत्ता क्या करता है? हड्डी के पीछे भागता है। और आज का पढ़ा लिखा क्या भागता है? पैसे रूपी हड्डी के पीछे भागता है। तो राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि कुत्ता बन के ज़िंदा नहीं रहना। जब उस ज़माने में भगत सिंह हो सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो सकते हैं, अशफाक उल्ला खां हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते? तो आज भी हो सकते हैं। परिस्थितियाँ आज भी बहुत पेचीदगियों से भरी हुई है और पहले से ज़्यादा है। जब क्रांतिकारियों को जमाना था तो हमारी संस्कृति पे इतना कुठाराघात नहीं हुआ था। लोग जानते थे कि भी विदेशियों का राज है तो अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, तो कुछ जागरूक थे। और आज हम तथाकथित आज़ादी मिली, वो आज़ादी नहीं मिली, वो झूठी आज़ादी है। काम सारा पीछे से हो रहा है। जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे इस देश को बर्बाद करने के लिए, आज भी वही कानून चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देश की परिस्थितियाँ बड़ी पेचीदगियों से भरी हुई है, काम बहुत ज़्यादा है। और हमारे भाई दिग्गज ये सुनील जी ने इस कार्य को, राजीव दीक्षित जी के कार्य को आगे बढ़ाने का मन बनाया
और मेरा इनसे दूरभाष पे वार्तालाप हुआ तो कहते भाई राजीव दीक्षित जी का हमने खेती पर सुना था, तो फिर हमने खेती पर काम करना शुरू किया। फिर खेती का करते करते और आगे बढ़ते गए, इनको अनुभव होते गए। भाई विकास पासोरिया जी, इसका एक बार मेरे को मिलने का मौका मिला, सुनने का मौका। ये कोसली गांव में, कोसली के पास भाखली गांव है, भाखली गांव में सन 23 में संभवतः इनका कार्यक्रम सुनने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि ये बंदा कुछ जानदार है, और ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जानदार निकले जब मैंने यहाँ आकर इनका वो पढ़ा कि भारतीय स्वाभिमान संगठन। इन्होंने जब आपसे मैं 6 अक्टूबर 24 में प्रकाशपुरी के वहाँ मिला तो आपने ये महत्वपूर्ण बात मुझे बताई नहीं, सब कुछ मैं ही बोलता रहा आपके सामने राजीव दीक्षित के बारे में। लेकिन ये बताया होता तो मेरे अंदर और ज़्यादा उत्साह का संचार हो गया होता। तो स्थितियाँ बहुत गंभीर है, समय थोड़ा है, काम करना अधिक है। तो हम सबको मिलकर संगठित होकर और भेदभाव को ठुकराकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर संगठन को अगर हमने सुचारू रूप से चलाना है तो एक दूसरे छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना होगा और संगठित होकर हम काम करें। और ये बस थोड़े शब्दों में मैं कहना, मतलब इतने गिने चुने पलों में हमने जो चर्चा करी, वो कहते ना ऐसे को ऐसा गंगा जी पे ढूंढ ले, सुना है ना। तो हम भी इसी कोशिश में थे, और इनने भी वो जिस तरह तार भी, वो तार को तार लगता है, जो भी जिसका जो चार्ज है उसके हिसाब से वो हमने ऐसा लगा कि भाई के साथ वो आत्मीयता दूर से महसूस हुई। और इन्होंने एक बात सुनने से मतलब पूरी होने से पहले कहती हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सही है, आ जाओ। और उसने इतनी तृप्ति करी कि आने वाले समय में ये जो ज़मीन है ये देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसमें आपकी बड़ी भूमिका रहेगी इस काम में। ये इनका सुझाव और सुझाव ही है, और बल्कि इनका प्रयास है कि जो भारतीय परंपरा है कि जो साथी जो मेहमान हमारे घर आते हैं उनका सम्मान किया जाए। मेरे को तो ये लग रहा था कि ये छोटे छोटे भाई हैं सारे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बड़े भाई हैं तो आदेश सिर माथे। एक एक साथी मैं नाम बोलता रहूँगा, आते जाएंगे। हाँ, सरपंच साहब जी हैं अपने बीच में, उमरावत गांव है अपना, ये यहीं के सरपंच साहब हैं, वो भी इधर आ जाएंगे। सुनील कौशिक जी, सुधीर कौशिक जी। भाई राजेश जी को बुलाना चाहूँगा मैं। राजेश जी हिसार से, मलापुर गांव हिसार से। उधर एक बार वीडियो जोरदार तालियां होती जाए भाई। मेरा गांव मलापुर है, जिला हिसार है, राजेश मेरा नाम है। मैंने अपना परिचय पहले दे भी दिया था, और मासी जी को, सरपंच साहब को मैं देने के लिए दोबारा बता रहा हूँ अपना। मेरा आयुर्वेद पे और खेती बाड़ी पे सबसे ज़्यादा काम है। बहुत बढ़िया जी। भाई कुलदीप जी, कुलदीप रोहिला जी, नारनौंद जी, नारनौंद से। मेरा नाम कुलदीप रोहिला जी, नारनौंद से बिलोंग करता हूँ मैं, और काम सिलाई का है और आयुर्वेद का लगाव है। और मैं लोगों ने प्रेरित भी करता रहा भाई आयुर्वेद के पीछे चलो, एलोपैथी न छोड़ो, ठीक है। धीरे 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 प्रयास पे करना है यहाँ, और केवरा सफल भी हो जावा भाई तो वरना भी हुआ, बाकी प्रयास करते रहेंगे भाई। एलोपैथी ने छोड़ के आयुर्वेदा पे आ जाओ अगर जिंदगी जीनी है तो। अगर जिंदगी जीनी नहीं है, ऊँ घिसड़ पिछड़ करना है, फिर बजुकर चल लेनो घिसड़ पिछड़ चल ले जाओ कि मैं आट भी नहीं लगती। धन्यवाद जी। छोटे भाई अंकित यादव, बुलंदशहर से, मुरादाबाद से, मुरादाबाद यूपी से। बहुत होनहार भाई हैं, समाज के गहरे चिंतक हैं, स्वागत है इनका भी। नमस्कार, अंकित यादव नाम है। जैसा कि मैंने बताया था कि भारतीय परिवार संगठन से हूँ। सुनील भाई से 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, जब कोरोना की वैक्सीन के बारे में चर्चा चल रही थी कि लोगों को लगाई जाएगी, लोगों को मारा जाएगा। और सुनील भाई के आर्य समाज को लेके जो मैंने विचार सुने उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने कई बार सोचा कि मैं जाके मिलूं। तो कभी सुनील भाई के पास एक आध बार टाइम नहीं था, लेकिन कई बार मैं इधर उधर फंसा रहा था, देश भर में घूम रहा था, लेकिन सौभाग्य से आज मैं मिल गया। तो आज सारी बातें कर लेंगे, आज कल परसों में। आपको नमस्कार। और इन
ये छोटा सा है बिहार से, अरिन तंबोली। मेरा नाम अरिन कुमार है, मैं बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूं और मैं अभी 12th में पढ़ाई कर रहा हूं। भाई का नाम तो मैं तो भाई सुखविंदर जी, नरवाना से। नरवाना से। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं नरवाना से आया हूँ और खेतीबाड़ी का मेरा काम है। भाई सुरेश जी, आसी से। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं हांसी का रहने वाला हूं और आयुर्वेद पे काम कर रहा हूं। भाई सज्जन लांबा जी, फतेहाबाद से। मेरा नाम सज्जन लांबा है, गांव डाबी कला, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मैं गौ प्रेमी और देसी भी रक्षक पे काम करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। ये असल नस्ल बचाओ के अभियान पे लगे हुए भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई विश्वास पाटिल, लातूर महाराष्ट्र से। आपने तो दे दिया परिचय, पूरा और बता दे। मेरा नाम विश्वास पाटिल, लातूर मतलब मूल गांव है मेरा, लेकिन अभी मैं पुणे में हूँ जी। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ ये ठीक है, भाई आनंद जी प्रॉपर ये टोहाना से हैं, हरियाणा से ही, और काम करते हैं पूना में। और पूना में और पूरे महाराष्ट्र में जो इनका नेतृत्व है, बहुत गजब की हजारों साथियों की टीम इन्होंने तैयार कर रखी है। भाई आनंद जी, ये बताएंगे, अपने आप पे बताओगे। मैं 2009 में राजीव भाई के अभियान में भारत स्वाभिमान में समर्पित हुआ था, जब उन्होंने हजारों युवाओं की डिमांड की थी, भाई मुझे देश के लिए 1000 ऐसे युवा चाहिए जो सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं। तो पूरे भारत में से पहले 2 लाख सिलेक्ट हुए, फिर उसमें से 6000 और उसके बाद फिर 120 रखे गए थे। उसमें मुझे भी सौभाग्य ये मिला था। और फिर उसके बाद जब राजीव भाई का देहांत हो गया, तो पूरे भारतवर्ष में जो अभी आप पंचगव्य की जो ये ट्रेनिंग का देख रहे हो, ये जो कोर्स रूप में लाए थे, इसको कोर्स के रूप में ला करके एक ट्रेनिंग के रूप में लाने में मेरा भी एक छोटा सा योगदान था। और पूरे भारतवर्ष में लगभग 5 से 10 हज़ार जो है पंचगव्य के ट्रेनर हम तैयार कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। भाई आप परिचय दे दियो एक बार। पहली बार मिल रहे तो ध्यान नहीं रहा। मेरा नाम अंकित है, मैं नरवाना से बिलोंग करता हूँ और मैं पीएनबी बैंक में काम करता हूँ। वाह जी। भाई सोनू जी, भाई सोनू राजौरिया। सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम सोनू राजौरिया है। बाय प्रोफेशन मैंने एलएलबी की है, प्रैक्टिस अभी जारी है और मैं खेतीबाड़ी पे भी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। भाई रोहतास जी फौजी, इनके बारे में तो मेरे पास शब्द कम है, तो ये अपने आप ही अपने शब्दों को आपके सामने रखेंगे। मैं रोहतास फौजी डिस्ट्रिक्ट हिसार से, मैं सरपंच साहब का और विकास भाई का ये जो सम्मान हमारे को दिया गया है, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई सेना में नौकरी की है और अभी देश सेवा में लगे हैं। जहाँ भी जैसे भी मिलेगी, जैसे भी करनी होगी वैसे ही कर देंगे। राम राम। आज भाई परिचय आप जितेंद्र लोहान भाई। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र समुद्र, गांव नारनूंद हिसार से पिछले कई साल से जैविक खेती कर रहा हूं और दूसरों को अब सिखा रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई अक्षय रावत।
राउत साहब स्वागत राम राम सभी को। राम राम जी। मेरा नाम अक्षय रावत है और उत्तर प्रदेश की भूमि बुलंदशहर खुर्जा से मैं आता हूँ। पिछले काफ़ी लंबे समय से देश की अव्यवस्था के बारे में जब से मैंने जाना कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है देश में, तो उसी दिन से घर से निकला हुआ हूँ केवल 4 पंक्तियों के साथ इस तानाशाही सत्ता को और जो अपने आप को वो समझते हैं इस देश और दुनिया को कंट्रोल करने वाले, उनको एक झटके में जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि ए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम सब बूंदे हैं। ए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत सम। ए दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है, और हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। राम राम सब। अंकुश, अंकुश है बिहार से। ताली बजा रहे भाई को। मेरा नाम अंकुश यादव है, हम बिहार से रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट मेरा नवादा हुआ, घर गौतम हुआ, प्रखंड गोविंदपुर हुआ। मैं यहीं वाणी को विराम करते हैं। भाई आ जाओ। भाई सत्यवान यादव जी नारनौल से। मेरा नाम सत्यवान यादव, मेरा गांव दिनोद, जिला भिवानी, हरियाणा से, और मैं थोड़ी बहुत खेती करता हूँ। तेरा नंबर है? हाँ हाँ हाँ। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य सत्यव्रत जी लास्ट में। हेलो हेलो हेलो। करेंगे करेंगे करेंगे। आओ गया सर, ये स्वागत। जय हो। ये काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, नहीं बोल नहीं रहा। इसको बोलने दो, आपसे बोलते हो, बोलो आप बोलो। ठीक है ठीक है। मेरा नाम सत्यव्रत है, रेवाड़ी से हूँ। राजीव दीक्षित जी का प्रचार करना और हवन प्रवचन आदि ये छोटा छोटा काम मैं करता हूँ। राजीव दीक्षित जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक बार, बहुत पहले हुआ था। तो उनके जीवन को देखकर लगा था कि ये व्यक्ति तो जानदार है, लेकिन कहीं पहले व्यक्ति मिलता है तो कुछ संशय होता ही है कि भाई ये व्यक्ति भी औरों की तरह तो नहीं है, बात करता हो और काम ना करता हो। संशय होता आजकल के ज़माने को देखते हुए। लेकिन जब उनके विचारों को सुना, गहराई से सुना, उन्होंने जो समाज देश के लिए जान हथेली पर रख के काम करने को सुना, उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशों की पोल खोली। गुजरात में कंपनी आ रही थी अमेरिका की, वो कंपनी नमक बनाने के बहाने आ रही थी। तो राजीव दीक्षित के दिमाग में आया, भैया नमक बनाने के लिए यहाँ क्यों आ रही है? नमक तो बनता है सांथलपुर है, मुंब्रा है, मांडवी है, जहाँ नमक बनाया जाता, वहाँ नमक बनाने जा नहीं रही, यहाँ ये क्या झक मारने आ रही है नमक बनाने के लिए? वो कहते बहुत सोचा तो कोई दिमाग में विचार नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, एक दिन जवाब आया कि पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से थोड़ी दूर है, सारा देश जल रहा, भारतवर्ष का ये गुजरात का हिस्सा कुछ शांत है। अब ये पाकिस्तान ये कंपनी अमेरिका की यहाँ आ जाएगी और भारत सरकार इतनी नपुंसक पूछ नहीं सकती इस कंपनी में क्या हो रहा है, ऐसे कानून है हमारे, क्या बनेगा इस देश का। जब दिमाग में ये आया उनके कि भाई ये कंपनी आ जाएगी, पाकिस्तान यहाँ से पास है, पाकिस्तान से उग्रवादियों को हथियार देके यहाँ भेजेंगे। कहते जब मेरे दिमाग में ये आया तो मैं विद्यालयों में जाता था और प्रधानाचार्यों से कहता था मैं कुछ बताने आया हूँ। तो वो कहते थे भाई क्या बताने आए हो? मैं कहता था ये कंपनी आ रही है विदेश की, ये आपकी छाती पर बैठ के गोली चलाएगी, ये बताने आया। तो कहते कोई नहीं मिला जिसने मुझे मना किया हो। सभी ने कहा बताओ राजीव दीक्षित जी बताओ। तो उन सबको नौजवानों को इकट्ठा करके उस कंपनी को वहाँ से भगाया। तो जब ऐसे ऐसे विचार उनके सुने तो पता चला कि व्यक्ति बड़े जानदार हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर ये लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए।
और आप जैसे दिग्गजों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जैसे दिग्गजों के विचार सुन के मेरा हृदय गदगद हो गया है कि आपके अंदर जो ज्वाला है वो जरूर एक दिन राष्ट्र को जगाएगी। यही मेरी भद्र भावना। ओम शम। भाई नागेश आज इधर आजा आजा। आप आओ। धन्यवाद। पहले तो जी मैं नाम बता दूँ, मेरा नाम नागेश्वर है, दनाना गांव से हूँ। और सुनील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और विकास जी का भी। एक जो युग चल रहा है अपना फैन फॉलोइंग का, तो इसमें मैं आज तक किसी का फॉलोवर या फैन नहीं हूँ, लेकिन जो विकास जी के विचार सुन के मतलब ये शब्द भी कहने का मन कर रहा है कि मैं आज से इनका फैन हूँ या इनका फॉलोअर हूँ। मैं इनके विचारों से, इनकी भावना से इतना प्रेरित हूँ, इतना प्रभावित हूँ, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। करें शुरू? ये तो न्यू करो जी, ये मेरे तो दे दो। क्यों दे तो मेरे तो नहीं ये धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ हाँ सारे आ जाओ भाई मेरे इधर, आ जाओ सारे खड़े होगा, आ जाओ। एक मिनट सुनील जी तो बोले लिए, इन्होंने अपना परिचय दे दिया। ये परिचय के मोहताज भी नहीं, इनका परिचय मैं पहले भी ले चुका हूँ। ऋषि साहब आए थे भाई। मैं सभी आपका गांव में पहुंचने पे, हमारे गुरुजी की पाठशाला पहुंचने में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विकास जी का तो हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इसने इतनी अच्छी व्यवस्था आपके लिए की, हमें भी नहीं पता। और सारे देश से छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील साहब भी हैं, आचार्य जी भी हैं। इतने लोग इकट्ठे होकर इस प्रांगण में जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं सुना मैंने, लेकिन अभी पता चला ये देश के लिए, देश को, प्रकृति को बदलने के लिए जो आप लगे हुए हो, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए, समाज को कुरीतियों से बदलने के लिए तो विकास भाई लगे हुए हैं। समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए विकास भाई लगे हुए हैं। और प्रकृति के, कहीं आयुर्वेद को, कहीं खेती बाड़ी को, हमारे पानी को, वातावरण को, सभी को बदलने के लिए भाई सुनील लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं बदलेगी? आप प्रयास रखिए, हम आपके साथ हैं। मैं तो अब बार बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विकास जी का दोबारा धन्यवाद करता हूं कि व्यवस्था की। और हमारे गांव का देखिए, गुरु जी की पाठशाला कहाँ है? उमरावत में। और हमारे को पता भी नहीं, फिर भी ये इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। आने जाने वाले सभी, कभी महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई कहीं से है, वो कहेगा कि गाँव उमरावत में गए थे। गाँव उमरावत में बढ़िया व्यवस्था की, रुके, अच्छा खाना पीना किया, हमारी सेवा करी, इज्जत की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कर तो कोई रहा है, नाम हमारा हो रहा है, ठीक है ना? कर तो विकास ही रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है, इसलिए हम इसका बार बार दिल से धन्यवाद करते हैं। और भाई, मैं सुधीर शर्मा, कौशिक कह लो, सुधीर शर्मा, गाँव उमराव से सरपंच फिलहाल। और मैं तो भाई ये तो सरपंच ही करूँ, नहीं खेती बाड़ी का काम मेरा भी है। ठीक है जी। वाह जी, विकास जी का तो स्वागत करना है पहले। हाँ हाँ जी, मैं तो मैं काट ला ही रहा बस हो गया, ऐसी बात से निकाल। सभी को प्रणाम, हरिओम, नमस्कार। और सभी का स्वागत है हमारे। आप सब यहाँ एक तरह हुए, सभी का हृदय से स्वागत है। और हम इतना, जैसे हमारे को अंदाज़ा नहीं था, मैं भी बताऊँ, मोबाइल का करूँ बच्चों बात और कि मेरे तक कहीं नहीं जाएगी। ठीक बात। मतलब हमने इतना नहीं लिया था कि इतनी दूर दूर से साथी आएंगे। मेरा ये था कि क्योंकि इसका कारण है, मैं देख चुका हूँ नज़दीकी से, अच्छे रास्ते बसाने के लिए मुट्ठी भर भी लोग नहीं हैं। पिछले एक उसमें आए थे सत्संग में, इसके विचार तो सुन लिए, फिर मैं नहीं सोचूंगा इतने बावड़े तो होगा खड़े, इतने बावड़े थोड़े से लोग हैं। फिर भी मैं हड़के में हम ले रहे थे। बाकी आप लोग काबिले तारीफ काम कर रहे हो, अपने नाम की ताली बजा रहे हो। हमने तो बहुत थोड़े उसमें आगे कभी भगवान मौका देगा तो आज ये जैसी छोटी मोटी व्यवस्था है इसको आप स्वीकार करना, ज्यादा तो हम नहीं है, जितनी भी है उसको आप स्वीकार कर लेना। आगे भविष्य में आओगे तो और अच्छी हम कोशिश करेंगे। और भाई, जो कायर है वो भाग जाए, ये कायरों का काम नहीं है। इस बात को पहले गांठ मार लेना।
और इसमें तकलीफ है, इस रास्ते में तकलीफ है, सत्य के मार्ग में तकलीफ है। और ना जचियो तो रास्ता देखा होगा पाठशाला तक उस रोड से पाठशाला तक का रास्ता देख लिया होगा। सत्य के मार्ग में तकलीफ है, जो उठन की हिम्मत रखता हो वो ही रुके, अदरवाइज समय खराब ना करे। और बधाई के पात्र इसलिए हो, देखो जिस परिवेश में आदमी जन्म लेना उड़े मंडिया है, जिस परिवेश में जन्म हुआ, जैसा देखा, जैसी संगत मिली, उसी में वो रम जाता है। कोई कोई जीव चेतन हो जाता है, सब चेतन होते भी नहीं। कोई कोई जीव चेतन हो जाता है, वो न्यू देख कर आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये सब कुछ नश्वर है, अरे ये सब पागल की तरह लगे हुए हैं, ये विनाश की तरफ जा रहे हैं, मानव की खोड़ मिली, इसका कैसे। उसको जैसे समझ आया वो चिल्लाने लग जाता है, अरे रुको मरोगे, ये सही नहीं है, रुको मरोगे। कौन चिल्लाया? जो चेतन हुआ, और जो बेहोश है वो लगा हुआ है। ये परमात्मा का आशीर्वाद होता है। चेतन जीव कोई कोई होता है, भगवान का आप पे आशीर्वाद है कि आप लोग चेतन हुए हो, बधाई के पात्र आप सभी हो। और भाई ईश्वरीय मार्ग में चलने में कठिनाइयां होती हैं, पर यह है बीज बचा रहेगा तो फिर जाम्या होगा, और बीज नष्ट हो जाएगा तो वो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। राष्ट्र के लिए काम करना चाह रहे हो, न्यू लगा लो, आन दिमाग पाड़ के चलने वाली बात है। मतलब इतनी तकलीफ है, ये आसान नहीं है खेल। ये जैसे राजीव दीक्षित जी के मिशन को आप लेके चले हृदय से बधाई। मैंने ये कह दूंगा, मैंने राजीव दीक्षित जी को बहुत ज़्यादा पढ़ा सुना, तो ये झूठ होगा, मैं उनसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाया। मैं तो मेरे ही ऊर्जा से, मैं मेरे अपने काम से मैं लगा हुआ हूँ। पर मैं तो क्या लगा हूँ, जैसे हमारा काम है काम करना, उसका रिजल्ट होगा नहीं होगा क्या होगा, हमारा काम थोड़ा है, उसका काम है। ये चेतना किसने जगाई है? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। सारा कुनबे को थोड़ा लाग रही है, किसी परिवार में एक को लगी है, किसी गांव में एक को लगी है, किसी प्रदेश में 10 को लगी है, सबको थोड़ा लगी है। पर ये लगाओ कि ये ईश्वर का मेला है, उसने भर्ती करके ही भेजे हैं सब, तुम कर भी कुछ नहीं रहे हो। यहाँ उसकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, और अगर वो ना चाहता और तुम कर दो तो वो करेगा फिर। ठीक बात, यहाँ कर ही नहीं सकते उसकी मर्जी के बिना। आप जो हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है। उस परमात्मा को अपना मालिक मानकर, उसका दास बनकर जो चेतना जगी है, राम राम करके उसको ईमानदारी से निभा दे, आपकी फतेह जरूर हो जाएगी। सभी को मेरा प्रणाम, हरिओम, नमस्कार। विकास भाई और भाई के शब्दों में तो मैं क्या कहूँ, बस भाई की इस प्रेरणा ने आगे लेकर चलेंगे, और अगले सेशन के लिए आप तैयार हो जाओ। हाँ हाँ जरूर। थोड़ा आगे से हो गए, ठीक है, थोड़े से आगे हो जाओ, थोड़े से आगे, बस बस। अरे सारे पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। जिनकी हाइट सही है वो खड़े हो जाएंगे, बाकी आ जाओ पीछे, आ जाओ आप भी आ जाओ, आप क्यों बैठे रहेंगे दूर। आनंद जी आप भी आ जाओ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप भी आ जाओ ना। कमल फोटो तो आप भी आ जाओ ना कमल भाई, कि ये भाई खींच देंगे। आनंद आप आ जाओ, आ जाओ बीबी भाई, आ जाओ जल्दी आओ। नागे साथ जल्दी आ जा, फिर कर ली। आ जाओ, हाँ ठीक है, उसमें से निकाल लेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी। आप भी आ जाओ नागे खींच भाई। एक मिनट बैठो भाई, 1 मिनट बैठो।
भारत माता की जय। अक्षय को देख के ना एक चीज सब साथियों को जरूरी समझनी है। एक तो इसने कॉमन गलती करी, थोड़ा सरक जो, जिनको धूप लग रही है ना थोड़ा आगे सरक जो, कि बोलना शुरू कर दिया अभिवादन के रिस्पॉन्स के बिना। राम राम कर ली, नमस्ते कर ली, उसका पूछा ही नहीं, आज सामने वालों ने ली कि नहीं। एक और कमी है जो ज्यादातर साथी, मतलब कई सारे साथी करते हैं, राम राम नमस्ते जय हिंद वंदे मातरम एक बार में 400-500 बोल देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता जवाब किसका दें, है कि नहीं। मान लिया राम राम नमस्ते जय हिंद कर दिया, क्या बोल रहे सामने वाला, तीनों बोलने का टाइम ही नहीं देता वो। तो अभिवादन, ये तो सभी को नमस्ते जी, सबको राम राम जी, सत श्री अकाल जी, एक बोल लो और पूरा खुल के बोलो। 2-3 बोल रहे थे ना, हाँ गड़बड़ है वो, क्योंकि ये नमन है, नमस्ते है, या एक दूसरे के साथ संवाद का तरीका है जुड़ने का। तो उसमें अगर बहुत सारे बोल देंगे तो क्या सामने वाला जुड़ेगा कैसे। देखो आप रामायण देखोगे तो जब चारों भाई है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब वो गुरुकुल से वापस आते हैं तो मेरे को वहां एक संवाद सुनने को मिला लक्ष्मण और उनकी मां का। वो क्या कह रहे हैं कि देख, वो उसकी मां कह रही है, मतलब लक्ष्मण जी की मां कह रही है कि देख क्या कैसा हो गया है। तो वो कह रहा है कि मतलब कैसा ढीला ढाला सा हो गया, या फिर बिना क्या बोलते उसको, जिसके अंदर मतलब सरलता नहीं है या जिसके अंदर प्यार नहीं है, ऐसा हो गया तू। तो वो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि समाज के लिए जीने वालों की भुजाएं एकदम लोहे जैसी होनी चाहिए, पत्थर सी भुजदंडा में होनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, और आप ऐसा कह रहे हो। तो वहां जो माता कह रही है ना, वो गजब की चीज है जो हमें सबको सीखनी है, कि अगर जीवन में प्यार, संवेदना, दया, भावना अगर ये नहीं है तो फिर आपका जो क्षत्रियपन है ना, जो बलवान होने का गुण है, वो किसी काम का नहीं। तो ये जो गुण है ना, 24 घंटे मतलब आग की तरह रहना, जैसे अक्षय ने कितना बोला, जितना बोला मतलब वीर रस बोला। ये वीर रस है ना, पर्टिकुलर स्थिति में आना चाहिए। 24 घंटे अगर इसमें रहेंगे ना, फूकेते रहेंगे अंदर ही अंदर। कारण समाज हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है नहीं, और हमारे अंदर का जो लगन है वो बहुत ज्यादा है। तो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा विचारिक घमासान रहेगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, जल्दी टूट जाएंगे। तो जो प्रेम, प्यार, मर्यादा, सिद्धांत, दया, भावना, करुणा, इन सब का मिक्सचर होना चाहिए जीवन, तो बात बनेगी। और महर्षि दयानंद के बारे में किसी ने एक बात बोली थी जो खासकर समाज में निकलने वाले साथियों के लिए जरूरी है, कि वो जो व्यक्तित्व थे ना, वो व्यक्तित्व समुद्र की तरह थे, बाहर से बहुत क्रियाशील, जैसे उफनता है ना समुद्र, लहरें फेंकता से दूर दूर, और अंदर से उतना ही शांत। तो जितने ये साथी समाज के लिए निकलने वाले हैं, ये वैसे ही होने चाहिए, बाहर से तो 24 घंटे दे दनादन, और अंदर से शांत। तो जब तक अंदर में शांति नहीं आएगी ना, जब तक यहां पे तनाव दिखेगा आपके ललाट पे, तब तक आप समाज में निकल के नहीं कर पाओगे। या हम नहीं, मतलब हम सारे की बात है, हम नहीं कर पाएंगे। तो जीवन के सभी रस हैं, वीर रस है, करुणा रस है, प्रेम रस है, वो सारे के सारे समय समय पे चलने चाहिए। इसका एक कारण है, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं। मैं जब 2014 की बात है, घर वालों ने कहना शुरू किया कि चल तो ब्याह कर दें, और मेरा पूरा का पूरा लगभग दिमाग इस तरफ जा रहा है कि ब्याह करके क्या करना। तो एक आर्य समाज के कार्यक्रम में था विकास भाई में, वहां पे एक आचार्य जी बैठे, उन्होंने कमाल की बात कही, और वो एक कहानी सुना के कही
क्या बात कही? अगर आपके जीवन में कण भर का भी वैराग्य में कमी है तो गृहस्थ में जाने से बचे ना, जाना चाहिए। अगर कण भर की भी कमी है वैराग्य में, या तो वैराग्य की पराकाष्ठा है, मतलब सब कुछ ऐसा दिखता है कि सब नश्वर है, छोड़ो, और अब तो बस एक ही है। अगर उसमें कण भर की भी कमी है तो जीवन के किस पड़ाव में जाके कब काला मुंह करवा लोगे पता ही नहीं, कब पतन की तरफ चले जाएंगे। मन है ना ये, तो कब गिरेगा कब डूबेगा पता नहीं। इसके लिए एक कहानी सुनाई उन्होंने बड़ी लाजवाब। वो हर एक नौजवान को जो मेरे नजदीक साथी रहते हैं उनके लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी उसने बहुत बदली, बहुत काम किए। एक बार एक आश्रम था एक गुरु का, और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनके आश्रम के बाहर जैसे गली, ऐसे गली थी, सड़क थी, तो एक वहां से वेश्या जाती थी, हर दिन उसका जाना आना था। और वो चिल्ला के बोलती, ए बाबा जी आपकी दाढ़ी दाढ़ी है कि झाड़ी? बाबा जी ने ध्यान नहीं दिया, हर दिन उसको ऐसा बोलना, और बाबा जी ने उसकी बात सुनकर चुप रहना। और उसको सालों बीत गए, बाबा जी की दाढ़ी दाढ़ी क्या, उसकी उम्र भी लगभग खत्म होने को आ गई। तो बाबा जी का एक दिन जो भी सन्यासी थे उनका आखिरी समय आ गया, और चेले बोले, हाँ जी गुरुजी कोई आखिरी इच्छा? हाँ जी है आखिरी इच्छा। वो जो लड़की जाती है ना, वो वेश्या जाती है, उसको बुलाओ एक बार। अब चेले भी सोचा आज इसका क्या बड़ा ठीक बाबा जी का है, फिर भी क्या था, गुरुजी है उन्हें आदेश करा, बुला ली। ऐसे जिस तरह मतलब पांव की तरफ खड़ी थी वो लड़की, उसको बोला बेटा आज पूछ वही सवाल जो तूने सालों साल पूछा। वो बोली बाबा जी आज के पूछूं, आज तो चांद का नहीं पैर है आपके, आज तो चांद की तरफ पैर है, शमशान की तरफ पैर है। बोला ना पूछ, क्योंकि जो गुरु लोग होते हैं ऊंचे स्तर पे पहुंचे हुए, उनके तरीके कुछ अलग होते हैं। तो वहां पे सारे शिष्य खड़े, और वो लड़की पूछ रही बाबा जी दाढ़ी दाढ़ी है कि झाड़ी? और बाबा जी बोलते हैं बेटा ये दाढ़ी दाढ़ी है, झाड़ी नहीं। बोले फिर यही बात बतानी थी तो सालों साल से बता देते। बोला बेटा ये मन है, क्या पता कब दाढ़ी को झाड़ी बना दे, और अब तो मेरा आखिरी सांस है, अब ये झाड़ी नहीं ये दाढ़ी है। और उन्होंने अपने सांस छोड़ दिए। ये जो घटना थी उस कार्यक्रम की, उसने मेरी जिंदगी में तो पूरा चेंज कर दिया। और फिर आर्य समाज का जो वो वर्ग है, सत्यार्थ प्रकाश है और संस्कार विधि है, उसको समझ के फिर गृहस्थ समझ आया, फिर संस्कार समझ आए, 16 संस्कार समझ आए, तो फिर तो रास्ता ही बदल गया जीवन का। ध्यान नहीं है जी, काफी पुरानी बात है। तो वो जो सिस्टम बदला, उसके कारण से मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे वीर रस तपा तो देगा, लेकिन समय बदलता रहता है, जीवन का परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आदमी हर समय एक जैसा नहीं रहता, ये ऊर्जा एक जैसी नहीं रहती। ये जैसे जैसी उम्र बढ़ेगी वो टूटता है, आदमी कमजोर होता है, उसका चिंतन भी बदलता है। तो जैसे जैसे चिंतन बदलता है उसको सहारे की भी जरूरत पड़ती है। और अगर ये जो करुणा दया प्रेम प्यार अगर ये इतना कमजोर होता तो ये दूसरा ही जो आश्रम है वो गृहस्थ नहीं बनाते ना परमात्मा, फिर तो ये जरूरत ही नहीं थी। तो जितने साथी हैं जो अभी भी अविवाहित हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इस रास्ते को बहुत गहराई से समझ के आगे बढ़ना है। कोई भी निर्णय आवेश में नहीं, कोई भी निर्णय अपरिपक्वता में नहीं, कोई भी निर्णय नासमझी में नहीं लेना, बहुत ध्यान से लेना है ना। अब जैसे कुछ दिन पहले मेरा विचार चल रहा था कि जो दाइयां हमें खत्म होती जा रही हैं, तो भाई मैंने 10-15 गांवों में घूमा मैं, तो 5 दाई मिली, और वे सारी की सारी लगभग 70 से ऊपर की उम्र की हैं। और जब मैंने पूरा अपने सर्कल में चारों तरफ चिल्लाया तो 5 भाइयों ने, किसी ने अपनी बहन तैयार करी, किसी ने अपनी धर्मपत्नी तैयार करी, उनसे वो ज्ञान लेने के लिए। कम से कम वो उसको लेके मर ना जाए, वो तो कर लेना ट्रांसफर अपना वो डाटा ट्रांसफर तो जरूरी है। अब क्या है, जितने साथी नौजवान हैं धीरे धीरे गृहस्थ की तरफ जाएंगे, उनके लिए वो काम जरूरी है कि आप जो वो दाइयों से जो वो डाटा ट्रांसफर होगा ज्ञान का, उन औरतों से आपको अपने परिवार को जोड़ना है।
तो जहां जिनके जिनके घर में गर्भ संस्कार होगा वहां भी उनसे जुड़ना है। तो धीरे धीरे करके क्या करना है, जो वहां से लाइन टूटने वाली है वो जोड़नी है अपने। इस पे और गहरी चर्चा करेंगे कल। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, जो भाई की बात थी अक्षरावत की, इसने बिना रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। बोलने में कमी नहीं है, बोलना लाजवाब है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जहां कमियां मैं वो बता रहा हूं। अभिवादन एक से ज्यादा है, काम नहीं करेंगे। बॉडी लैंग्वेज ये खड़े खड़े बोल रहा था, उसमें वो तंदुरुस्ती नहीं दिखती। अगर आवाज के साथ, जैसे मैंने बोला भारत माता की जय, जैसे ये मुट्ठी बंद होती है ना, वहीं से आपके जोश का पता चलता है। तो ऐसे ही आपके हैंड जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, आई एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें असर करती हैं। आवेगा सुनने को नहीं। और अक्षय के चेहरे को अगर बार बार देखोगे ना, इसके अंदर का जो गहरा चिंतन है, ऐसा महसूस होता है कि तनाव भरा चेहरा लिए घूम रहा है। आप महसूस करोगे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब आप अंदर से फ्री, और कभी कभी मतलब मस्ती की बातें, चुटकुलों की बातें, मतलब जैसे होता है ना अपने दोस्तों में मस्ती की बातें कर लेते हैं, वो जरूरी होता है जीवन में, नहीं तो सीरियसनेस मार देगी अपने को। समाज बहुत ज्यादा समस्या में है, उसके अनुसार अगर हम चले खुद मर जाएंगे, समाज कहां बदलेगा। अवसाद में, मेंटल प्रॉब्लम में, अरे कई राजीव दीक्षित के विचारक मानसिक रोगी होकर मर गए। उन्होंने एक भाषण में बोला भी था कि कोई आदमी निकला कि समाज को बदल दूंगा, दिन रात लगा रहा, और आखिर में वो मानसिक रोगी हो गया, खुद ही रोगी हो गया। जो मेरी समस्या है ना वो यही है। मेरे को समाज को तो बाद में देखेंगे, उसको तो विचार बाद में करेंगे। जो यह क्रीम बैठी है ना, इनको कम से कम सरलता का जीवन तो कम से कम समझ आए। एक साथ ने अपना इंट्रोडक्शन कौन से ने कोशिश भी खूब करी, को बुला लेंगे कोई बात नहीं। से बाहर निकलने की, मैं कि थोड़ा सा ऐसा तो कोई चांस ही नहीं हुआ कि मैं आज तक बोला और सामने से हंसने की प्रतिक्रिया आई। नहीं आई ना, नहीं आई। बड़ा सीरियस है ना। आज आई, आज तो आई आज। अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है। यानी इसका मतलब मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ ना, चलो फिर तो अच्छी बात है। चेंज जरूरी है। अच्छा जितेंद्र भाई है नानोन से, इन्होंने जितना भी जितना बताया प्रैक्टिकल बताया, वो फेलियर पास ईयर का कोई चक्कर नहीं है, फेल पास होने का कोई मामला नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट किए, वो बाद में मेहनत करके रिजल्ट लिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आपने भी राम राम नमस्ते करी और शुरू हो गए, उससे रिस्पॉन्स नहीं लिया, कनेक्ट नहीं हो पाए। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन खड़े खड़े बोल रहे थे, ये आपके व्यक्तित्व को ढीला करता है। टाइम इतना ज्यादा लिया क्योंकि मैंने भाई यहाँ पे ये परिचय सत्र दिया था 2 मिनट का, लेकिन आप शुरू होकर रुके ही नहीं, है कि नहीं। तो यहां ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार आपको ना ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आपको बोलना था, लेकिन आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ गया और बोलने भी ना आना पड़ गया, तो बिना तनाव के आना चाहिए। कभी ये सोच के आ जाओ तेरे गया ने मेरा टाइम खा लिया, पूरा दिन खा लिया, ना जी ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसके ऊपर 1-1.5 घंटे की बात करेंगे हम, कि ये जो बोलने वाला और सुनने वाला जो चक्कर है, ये नहीं है कि मेरे को केवल बोलने से मतलब है। अरे ये भी खुले रखो, इनका सबसे ज्यादा काम है। यहां से और यहां तक आने में बीच में परमात्मा ने पता नहीं कितनी छलनी डाल रखी, लेकिन वो छानते तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो बंद है, फेंकते फेंकते हैं, परेशान हो रहते हैं। तो ये परेशानी है। और जो लंबा समय हो जाएगा और खड़े खड़े बोलेंगे, तो जो सभा है वो बोरिंग हो जाएगी, और जो बोरिंग सभा है वहीं से एक समस्या निकल के आएगी, अरे तू तो पागल हो रहा जान है ना। तो ये ना आए, ये अपने को दूर करना है इन 2-3 दिनों में। एक कमी और मैं महसूस कर रहा था अपने, आपने शायद नोट करने के लिए जो इन भाई की थी, इस टाइम मैंने लगा कि मेरा हाथ भी थोड़ा काम लग रहा था। चलो वो निकल, मैं दूर था इसलिए नहीं समझ पाया होगा, कर लेंगे। तो अंकुश एक बार खड़े हो जा, तू आ जा। या तो किसी की समस्या होती है
या नया साथी होता है। जैसे अंकुश तो नया साथी है, क्या करता है, कोई विद्वान उठा, आगे सर क्यों है, आगे सर को, मतलब ओड लग रहा है ना मेरे को, जब ऐसे अगर एकदम छाया में आओ, आप भी छाया में आ जाओ। मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 घंटा पढ़ाया और अंकित को पढ़ा दिया सारा, यानी एक ही आदमी की तरफ देख के सारा ज्ञान दे दिया। बाकी सभा वाले क्या करेंगे, जिस तरह उस भाई की तरह फोन उठा लेंगे या फिर कोई कॉपी उठा लेगा या बात करने लग जाएगा या कुछ। क्यों? क्योंकि उनके साथ संवाद तो हो ही नहीं रहा, चर्चा हो ही नहीं रही। चर्चा किसके साथ हो रही? अंकित के साथ, वही चर्चा हो रही है एक के साथ। तो जो आई टू आई कांटेक्ट है वो रुकना नहीं चाहिए। हर एक बंदे के अंदर आंखों में पता चलना चाहिए कि उसको कितना समझ आ रहा है। कई बार तो पता है, हाँ मतलब आंखों से आ रहा है समझ, वो सामने वाला बता दे हाँ आ रहा है। अच्छा जैसे आज कौन था, हाँ जिस भाई को मैंने बार बार बोला था, आपकी खड़े हुई एक बार, विकास भाई, ये भाई खड़े थे और मैंने बोला सबकी आंखों में देख, तो मैं वहां बैठा बैठा महसूस कर रहा था कि आंखों में ऐसे कर रहे थे, राम राम जी, राम राम जी, ऐसे था के बोला तो नहीं ना, लेकिन आंखों में ही राम राम हो गई। ये होता है जुड़ाव, है ना। बैठो। तो जो बोलना शुरू करोगे वो आंखों से शुरू करोगे, तो फिर धीरे धीरे करके 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे करके हर एक साथी की आंखों में जाओ। और 2 बार की बात है, तीसरी बार तो ऐसे बोल लोगे जैसे बिल क्लिंटन बोल रहा हो, कोई भी मतलब अच्छा वक्ता। लेकिन अंदर तक झांक जो, बस आंखों के माध्यम से दिल तक उतर जाओ, क्लियर हो जाएगी। मस्ती में रहो भाई, आप देश बदलने निकले, मरने नहीं निकले। अपनी बर्बादी मत करो, अपने आप को बर्बाद करने नहीं निकले हम, है ना। तो ये क्या कर रहा था अंकुश, बड़ा ऐसे बोल रहा था, क्योंकि शायद 1-2 बार बोल रहा होगा, पहली बार बोल रहा होगा, पहली बार बोल रहा, फिर तो बहुत बढ़िया बोला, भी ताड़ियां बजा दे फिर तो। सिंगल आई कॉन्टैक्ट था, एक के साथ ही बात कर ली। अच्छा इधर आ जाए एक बार, इसने अभी तो ड्रेस थोड़ी ऐसी कर, अच्छा इसकी ड्रेस में और उसकी ड्रेस में कुछ फर्क लग रहा है? ड्रेस को देख के अंतर पड़ता है ना। ऐसे ही जैसे भाई साहब को मैंने खड़ा किया था, है ना। यहां से हमें जरूरत है कि हम अपनी ड्रेस कोड को बदल दें आज ही, है ना। इसको देख के लगता है कि भाई है नौजवान, उसको देख के लगता है कि अभी तो बहुत अपरिपक्व बच्चा है। तो यहां से धीरे धीरे करके अपने को वो स्तर उठाना है कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े। कि अगर सामने वाला ये सोच लेगा ना, ये तो बच्चा सा है, कान भी बंद और ध्यान भी उसकी तरफ से गायब, 1 ही सेकंड में गायब हो जाता है ध्यान। जैसे ही मन बन जाता है तो काम गा रहा है, तो बच्चा इसके क्या बताएगा, होता है कि नहीं। और एक आ जाए थोड़ा सा बड़ी सी गाड़ी में उतरे और बढ़िया सी ड्रेस पहन रहे हो, वो कितना ही महामूर्ख हो, आदमी एक बार सोचता आया कौन है। ये सामाजिक मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं, इसको अब समझना पड़ेगा, है ना। बैठो। सत्यवान भाई दिनोद से, अच्छा आपकी तो होगी सच्चा। नागेश बोल रहे थे, जैसे वो होता ना, किसी काम को भागते भागते करना हो, जैसे कोई गोली वाला लग रहा हो पीछे, बहुत फास्ट था। और जो रिस्पॉन्स वाला चक्कर था वो भी, आप इसको ध्यान देना। हमें ये लगता है कि जब हमने बोलना शुरू किया, रिस्पॉन्स वापस आए ना आए क्या फर्क पड़ता, मैंने तो राम राम करी थी। हमें मतलब बोलते हुए लगता है कि हमने तो राम राम नमस्ते कर ली, सामने वाला बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है। ना जी ना, जब सामने से जवाब आएगा तो वो आपसे जुड़ के बात करेगा। और बीच में जब फास्ट बोलेंगे ना हम, शब्दों का उच्चारण बीच में खाया जाएगा। जैसे नागेश ने एक बात बोली, इंटरप्रिटेशन। अब जब फास्ट बोल रहे तो इंटरप्रिटेशन बोलने में 3 बार बोलना पड़ा उसको। क्या चक्कर है भाई, हमारे पीछे कोई लग थोड़ा रहा, इतना शांति से समय दिया भाई अपने को, पूरा टाइम है, मैंने तो किसी को रोका भी नहीं।
आप, मैंने बोला 2 मिनट था, कोई 8 मिनट बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, कोई 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जो वहां एक वक्ता के लिए जरूरी बातें हैं आपके अंदर वो कितनी है। जो है वो ठीक है, जो नहीं है उनको डेवलप कर लेंगे। यही तो काम करना, कोई दिक्कत नहीं। अपना मंच है, अपनी जगह, अपना टाइम है, सब अपना है, तो पूरा समय दो अपने आप को, खुल के आने दो बातों को, साफ शब्दों का उच्चारण करो, उतना बोलना जितनी जरूरत हो, तो बात बन जाएगी। सोचो कितना भी, लेकिन यहां प्रेशर नहीं आना चाहिए। बहुत परेशानी आती है, थोड़े दिन में पता चलेगा जवानी आने से पहले वो बचपन बाईपास बुढ़ापा से हो गया, बाईपास निकाल दी जवानी, तो है ना, तो सब फेल। शास्त्री जी बोल रहे थे उम्र को, मेरे को नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन उम्र के बाद भी इनका जुनून मेरे को बड़ा सुकून दे रहा था, बड़ा बहुत शानदार थे। पिच, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार था। लेकिन एक चीज जो मुझे खराब लग रही, मतलब सही नहीं लग रही थी, वो ये थी जैसे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में, ज्यादा कॉन्फिडेंस में ऐसे चंचलता सी आती है ऐसे। ये क्या होता है, जब हम सभा में इधर से उधर बहुत फास्ट मूव करते हैं तो किसी के साथ भी आंखों में आंखें नहीं डलती, तो लोग कनेक्ट नहीं होते, जुड़ते नहीं। तो आपके पांव में, आपके हाथों में, आपकी आंखों में, आपके शब्दों में, आपके चेहरे में स्थिरता हो, बहुत अच्छे से स्थिरता हो। अगर ये स्थिरता आपने पैदा कर ली तो बन गई बात। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने बड़े बड़े कोर्सेज चलते, कोई बड़ी बात थोड़ा है, हो जाएगा आराम से। मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, या मेरे को ये दुख क्यों है कि मेरी तरह बहुत सारे भाइयों को बोलना चाहिए। मैंने जब डिग्री कर ली, पूरे 21 साल की उम्र में बीटेक कर ली, मैं कभी बोलना नहीं है एक दिन भी कभी स्टेज पे, और मेरे को ये दुख था कि मेरे को ये करना है। तो मैंने अपने आप को जैसे आग में झोंकते हैं ना, वैसे झोंक दिया, सीधा बीटेक कॉलेज में अप्लाई कर दिया एज ए प्रोफेसर की, मतलब काम करने के लिए। और मेरे सीनियर ने मुझे फाइनल ईयर के क्लास में जाके खड़ा कर दिया, मतलब जहां पे मेरे से ज्यादा उम्र के लड़के थे कई। तो अब मैं सोच रहा मारे गए भाई, तो मैंने क्या किया, ऐसे इसमें मार्कर डाला रजिस्टर में, और ये ऐसे रख के पूरा 1 हफ्ता पूरा केवल और केवल बातें मारी उनके साथ। और 1 हफ्ते के बाद मैं भाजो भाई लाइन पे, वो मस्ती करना, भाई क्या करते हो, बीटेक वाले हो, खाते पीते हो कि नहीं, उल्टे काम कितने करते हो, सारी बात सारी फालतू की। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह गया और 8वां दिन आया, फिर अपने पास पूरा रोब भी था, कॉन्फिडेंस भी था, मजबूती भी थी, सब था। कारण अपने आप को समय दो। यहां पे, यहां जब खड़े हो तो समय दो। नमस्कार, नमस्ते जी आचार्य जी, स्वागत है आचार्य जी का, आ जाओ। योग में अपने समय में इन्होंने पीक को छुआ है। जैसे जो सुनते हैं ना कि आँख से सरिया मोड़ दिया है, जितने भी योग के होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में, ये गुरु जी के पास थे रामलला जी आश्रम में, और बाद में इन्होंने गृहस्थ अपना। एक बार जोरदार अपना खुद देंगे। एक बार मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा रुक जा कर यार, इसका तोड़ रहा है। वाह जी वाह, स्वागत है आचार्य जी। जैसे आचार्य जी महान विभूति हैं, इनको जैसे शब्दों में ज़्यादा नहीं बता सकता, और अपने मुखारबिंद से अपना परिचय देंगे। और मैं थोड़ा सा बता दूँ आचार्य जी, ये राजीव दीक्षित जी से प्रभावित ये उनकी टीम है, जो समाज के लिए हर, जैसे खेती पे भी, पशुधन पे भी, और हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और अपने मुखारबिंद से 2 शब्द आचार्य जी बता दीजिए।
जी अच्छा जी। सुनो ना यार, आप की सुना अपना परिचय दे दो एक बार। परिचय दे दिया बोल दो सुन के बोल दे बाद में थोड़ा सुन के बोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आपने ठीक, जैसा आपने ठीक लगे। अच्छा सबका नंबर आ गया ना इसमें? आ जा, बस अपना परिचय ही दे दे। नमस्ते सभी साथियों को। भाई बोलो जी। नमस्ते सभी साथियों को। तमसान लग रहा है। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते जी। मेरा नाम संदीप राणा है, गांव बाता कैथल डिस्ट्रिक्ट। पहला तो मैं खेती करे करता, इब साल हो गए खेती छोड़ रखी है। मैंने तो मजदूरी का काम करा, थोड़ी सी आर्थिक परेशानी आ गई थी, इस करके खेत में कनेक्शन वगैरह लगवाना था, पीछे की तंगी थी, इस करके मैं 2022 में जनता सरकार मोर्चा में जुड़ेगा, जो मेरा पहला संगठन था, क्योंकि मेरा काम क्या था, खेती में काम करना और अपना घर आना, खाना पीना और सो जाना। गैस मेरे पास उस टाइम तक कीपैड फ़ोन था, मैंने कोई पता नहीं था मतलब दुनियादारी के बारे में, भाई दुनियादारी क्या होगा क्या ना, अपना खाना कमाना और सो जाना। बस एक पशुवत जीवन, मतलब जिस तरह पशु का जीवन हुआ नहीं, वो जीवन चल रहा था। 2020 में एक घटना घटी मेरे गले, मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया था, छोटा भाई था। तो उस टाइम मेरे पास फिर एंड्रॉयड फ़ोन आ गया था। फिर मैंने देखा भाई क्या सिस्टम है, जीना मरना, आत्मा परमात्मा के चक्कर आई भाई, किस तरह भीतर थोड़ा झटका महसूस होया भाई, किस तरह मतलब जी जा, किस तरह मरना, आत्मा परमात्मा सर्च करना चालू करिया। तो मेरे आगे एक वीडियो आई, विश्व के महानतम साइंटिस्टों से पूछे 9 सवाल, आचार्य अग्निवर्त नेस्टिक जी की। मैंने देखी, महा साइंस टेक्नोलॉजी आजकल इतनी मतलब डेवलप कर रही है, इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है भाई। साइंटिस्टों तो 9 सवाल पूछे, उन्हें सवाल के जवाब नहीं आते हैं, कमाल है भाई। महा सुननी चाहिए बात है। तो वह वीडियो सुनी तो विज्ञान के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज आनी चालू हुई भाई, विज्ञान के है। तो उठे तले जागृति का दौर चालू है मेरा। सुनते 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 फिर मोर्चा के भी विचार सुने, राजीव दीक्षित जी के भी विचार सुने। फिर एक आग सी लागी भाई, दोनों बहुत गलत काम ले, बहुत गलत जीवन जिया, वो कुछ करना चाहिए। एक तड़प सी पैदा हुई, कुछ करना चाहिए, एकदम दोनों भगत सिंह बन गया बस। ठीक है, बैठो। देखो आपने एक बात समझो, अब मैं यहां बैठा और रुक बोलूं, ओए रुक जा, क्या करेगा सामने वाला? मैंने तो रुक और जा बोला, तो रुक भी तो बोला है। फिर आपने जा कह दिया ना, दो मतलब होंगे इसके। देखो कहाँ पे लगाऊंगी। हम क्या कर रहे हैं, जैसे संदीप ने जो चर्चा शुरू करी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फ्लो कितना है।
एक अहम बात है ये जो मैंने नहीं बताया अभी तक। आपका जो वक्तव्य है उसका फ्लो कैसा है नहीं? आपने एक शब्द बोला, बहुत देर रुकने के बाद दूसरा शब्द बोला, वो शब्द का भाव बदल चुका है भाई इतने देर में गैप से, है ना? तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो जुड़ाव है शब्दों का, वो आपके भाव को जोड़ता है। तो आपको ये नहीं करना कि एक शब्द कभी बोला और दूसरा शब्द 2 मिनट बाद बोला। ये तो वैसे हो जाएगा जैसे वो धीमी गति के समाचार सुनते हैं, यही नहीं समझ आता बोल क्या रहे हैं इसमें, है कि नहीं? दूसरा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सभी साथियों तक आवाज नहीं पहुंच रही, है ना? तो वो जो पिच की जो बात है, फ्लो के साथ जो फ्रीक्वेंसी की जो बात है, वो जरूरी है। तीसरा, जो बार बार मैंने बताई फिर भी संदीप ने अभी ध्यान नहीं दिया, दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे खड़ा जैसे मतलब पता नहीं कितनी परेशानी में है। ये जो रिजिडिटी है ये ठीक नहीं है ना। देखो कभी बोलो ना भाई, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 से 4 बार आपका नंबर आएगा और जब तक आप अपनी ये जो कमियां मैंने बताई वो छोड़ नहीं दोगे तब तक मैं बुलांदा रहूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कुछ बातें समझ आई अपने बारे में, क्या क्या कमी रही होगी, क्या क्या नहीं रही होगी, है? एक अहम विषय है जो अपने को, भाई आइए एक बार, तो भाई उस टाइम पता नहीं कहां खो गया। एक बार अपना परिचय दे दो। मैं नरवाना था भाई साहब, थोड़ा और ठंडा हो गया। मैं खेती करता हूँ, प्रदीप नाम। रुक जा, नाराज हो जावे के कोई बात नहीं मेरा। असल में अपने इस ट्रेनिंग का मकसद तो जब पूरा होएगा, जो साथी पहली बार बोल रहा है वो 2-3 दिन बाद खुल के बोलता गया। जो पहले थे खूंखार है अंकित जैसे और ये सारे साथी बैठे हैं, तो इनका मैं क्या निकाल लूंगा इनके अंदर से, ये तो पहले ही खुल के बोल रहे हैं। असल चीज तो वो है कि भाई यहाँ मैं पहली बार बोल रहा था, कुछ नहीं से बोल पाया, और 2-3 दिन बाद जब बोल रहा तो क्या बोल के गया। हाँ देखो, ये जो आनंद भाई ने बताया, एक साथी आए थे राजेश पवार, गुड़गांव में हमने ट्रेनिंग करी थी 20 साथियों की। वो पहले दिन कांप रहा था और दूसरे दिन, जब 2 ही दिन की थी वो, दूसरे दिन शाम को जब गया तो चला गया महाराष्ट्र, और जाते ही उसने स्टेज से 500 से ज्यादा लोगों की सभा संभाली। बताओ, अगर ये काम ये सारे साथी करने लग जाएंगे तो कितने राजीव दीक्षित पैदा हो जाएंगे। असल काम तो वो है ना। अबे कोई हम में से कोई एक जना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो और कभी राजीव दीक्षित जी की तरह कभी भी बटन बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर 15-20 साल इंतजार करेंगे कोई दूसरा राजीव दीक्षित पैदा होगा कि नहीं होगा? तो उससे पहले हम अपने जैसे राजीव दीक्षित तो पैदा नहीं कर सकते, पर उनके थोड़े विचारक तो काफी संख्या में पैदा कर सकते हैं। तो पहला काम होता है कि जब हम शुरू में बोलते हैं, देख नहीं पाते, मैंने बताया इनकी सारे तो दोस्ती कर ले आंखें में, अपन कल तक बोलना हो रहा पक्का, मजबूरी में तो नहीं आ रही नहीं। और एक और चीज देखो, जब कोई साथी, यहां पे देखो एक क्या बात है, ध्यान देना इस बात पे। अगर हम पब्लिक में हैं तो पब्लिक में यहां खड़े हुए साथी की टांगे खींचने वाले लोग हैं, लेकिन यहां जो लोग हैं ये सहयोग करके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ में तैयार करने वाले लोग हैं। समझ गए ना? ये संगी है, ये साथी है, ये सहयोगी है। तो इनके साथ जैसे जुड़ना शुरू करोगे वैसे फिर दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ना शुरू करोगे। अच्छा, केवल एक दिन खतर आए या फिर लंबा काम करना है? लंबा काम करना है, फिर इनके सबके साथ दोस्ती कर ली। भाई जेन्युइन भाई, मैं तो आज गलती से फंस गया, फिर तो बैठ जा। क्यों?
देखो एक एक की तरफ देख कर और मैं समझा देने को सीधा रही ये नहीं तो देख ले वाह मैं गुर्दे एक एक की तरफ सारे और जिसकी तरफ ना देखा मेरे तो बताइए भाई फिर एक नंबर पड़ेगा। राम राम देख ले सर ये बात थोड़ी हो जांच कौन सा पूरा देगा नहीं ना हो जाए कोई बड़ी दिक्कत है जी इधर इधर कुछ बोल लेना नू ही खड़े रहना डर जाएगा आगे बोल भी नहीं नहीं ये तो देखना है अरे यहाँ पे कीड़े निकालने कोई मजाक थोड़ा चल रहा है। हाँ गद्दा तो पूरा देख लिया ये वाला और तो मेरा राजेश कुमार बन जाएंगे। अच्छा एक और बताता हूँ आपको देखते रहो आप। जब हमने वहाँ ट्रेनिंग करी महाराष्ट्र में 35 लोगों की विकास भाई वहाँ पे एक 60 से ज्यादा उम्र के एक व्यक्ति थे रिटायर्ड डीसी 3 दिन बैठे रहे हमें पता नहीं कि ये ऑफिसर लाइन में रह के आया हुआ बंदा है। 3 दिन बाद बोलते हैं सुनील भाई आपकी उम्र कितनी है मगा जी 35 साल। बोले मैं 40 साल ऑफिसर रहा हूं सरकार में भी मैंने ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी। तो मेरे को उस दिन आत्मविश्वास बढ़ गया अब तो अपने साथियों को कर लेंगे भाई तैयार। अगर एक डीसी लेवल का आदमी ये कह रहा है कि सरकार भी ऐसे व्यक्तियों को तैयार नहीं करती फिर हम तो कर देंगे। तो आज ये भाई का काम एक बार घर आई थे मैं घूर कर चला जा देखो जो क्या क्या जब लग मुंह निकल जब क्या क्या छेड़ है आंखों में देखना जरूरी है पीछे भी बैठे देख पीछे तक जान देते देखे चिट्टे वाला डर जाएगा आज इतना ही बहुत है नहीं ठीक है आज पहली बार में इतना भी बोलना बड़ी हिम्मत की बात है। पहली बार मंच पे आए होंगे कुछ नहीं है सब फिट है इतने। अच्छा कोई रह गया कि जिसकी तरफ ना देखा हो रह गया के बस फिर दोबारा शुरू हो जाओ कैमरे का नहीं देखा। अच्छा कई बार है ना जुबान हुआ नहीं कह बंदे जो आँख कह दे काम की बात पकड़ी है एक नंबर की। आपका निकड़ी करके आंख लुका है देख वादन सारे छोरे बैठे ना छेड़ दे घटानी है बस और तो क्या ये तेरी भी चाहिए क्यों सर हल्ला गांव में शुरू में गई थी भाई आपस में बोल लोगे फिर हम क्या बोल लेंगे ये भी बड़ी समस्या है भाई ये फोन फान बंद करो भाई। मैंने भी बैठे तो कौन पक्का देख भाई हाँ उसने पक्का देख अच्छा बैठो भाई चलो धन्यवाद भाई शाबाश। अच्छा देखो मैं एक छोटी बात बताऊं एक आदमी जाम खड़ा जमा मतलब अच्छा एक बात और बतानी थी संदीप भाई या मेरे मुंह से भी निकली। यहां बैठे हैं 5 स्टेट के लोग और हम हो गए अपनी हरियाणवी में शुरू। ये भी गलती होती है ना कोई बात नहीं लेकिन आओ ना आओ अपने को वो भाई मन बोल लेने दो मन बोल लेने दो। मैं जाम खड़ा हूं एकदम स्थिर और जोश आ रहा है पूरा आधा काम भी नहीं होगा लेकिन ऐसे चलते चलते ये कर देंगे वो कर देंगे रासा कर देंगे बदल देंगे। जो पांव का कॉन्फिडेंस है ना आपका और हाथों का वो आपकी जुबान को भी आपके कानों को भी आपकी आंखों को पूरा खोल के रख देगा। और ये जो इधर से उधर चल के मूव करके जो रास्ता निकलता है वो यहां से निकलता आंखों से। जब तक आप किसी के सामने विश्वास से नहीं देख पाओगे तब तक आपको कोई गिनेगा नहीं कि आपकी भी कीमत है।
है ना। एक बात पढ़ी मैंने बहुत अल्टीमेट लेवल के आत्मविश्वास की। ये ओबामा है ना, ओबामा था अमेरिका का राष्ट्रपति, बराक ओबामा, उसकी घरवाली थी मिशेल ओबामा। हाँ, उसने ये बोला, किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि आप बहुत किस्मत वाली हो कि आप ओबामा की पत्नी हो। बोले ना ना ना, ओबामा किस्मत वाला है कि वो मेरा पति है। समझ रहे हो? ऐसा कॉन्फिडेंस हो, सामने वाले के अंदर से चीर के निकल जाओ ताकि बोल ना पाए। मतलब एक राष्ट्रपति की लुगाई कह रही है, अरे क्या राष्ट्रपति, बेशक राष्ट्रपति है, लेकिन हाँ उसको इतना विश्वास। तो ये आत्मविश्वास एक जगह और झलकता है। सुभाष चंद्र बोस को जब पढ़ोगे आप, तो वो मिलने गए हिटलर से। हिटलर बड़ा शातिर था, है ना। उसने अपने कई हमशक्ल भेजे अपने से पहले, और 5-6 जब हमशक्ल भेजे, हाथ मिलाते ही बोला हिटलर को भेज दो। अगला आया, अगला आया, अगला आया। जब वो हिटलर ने ये देखा हुआ तो कमाल का आदमी है, तो फिर हिटलर आए और बोले कि बॉस आपका जवाब नहीं, आपको कैसे पता चला? बोला श्रीमान जी, 5-6-7 देशों को पार करते हुए मैं मूर्खता में नहीं आया, अगर इतना भी नहीं पहचानूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस का लेवल। और जिस लेवल के और जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हो, इस लेवल के संघर्ष के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते। समझ रहे हो ना? अगर आपके अंदर ये है तो कर जाओगे, और अगर थोड़ा सा भी डाउन है तो कहीं ना कहीं मार खा लेंगे। तो आपका पहला पॉइंट जो है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको बोलने का मादा बनेगा, लोगों के सामने खड़े होने का मादा बने। नमस्ते भाई जी। फ्रॉड है कि बेटा, उरे आ जा फिर। राम राम भाई सभी ने। मेरा नाम रामरूप है, मेरा गांव सरेड़ा है। मैं एक छोटा किसान हूँ और आपके साथ जुड़ा हूँ। सभी को मैं शायद जानता हूँ, परिचित हूँ एक दूसरे से आपसे, और मैं आपसे उम्मीद लगा के आया हूँ कि आप पे जो आज लड़ाई सीख रहे हैं वो अच्छी तरह सीख के जाएं भाई। क्या बात है। नहीं, हिसार जिला हरियाणा से। देखो, जो मैं 1 मिनट पहले कह रहा था वही बात करी जो मैं गजब की जोश की, लेकिन इस तरह करी जो तो गोडे ढीले हो रहे। अच्छा, फिर ठीक है भाई, फिर सही है, फिर गलती नहीं है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, मजा आ रहा है बोलने नहीं भाई, आनंद आ रहा। अरे रुक जाओ। देखो, मैं पिछली बार जब विकास भाई के पास आया तो मैंने नहीं पता था कि ये किस लेवल पे कौन कौन सी चीज़ों को कितना जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही, रात में लगभग 1:30-2 बजे बैठे थे, कि पता नहीं भाई मैंने एक बात पढ़ी थी, वन वर्ल्ड करके कुछ ऐसे बोल रहे थे ना। मेरे तो भीतर में हो गई, मगर ले भाई अपना तो काम हो गया। जो ये विकास भाई जो चर्चा आप यहाँ कर रहे हैं, ये उसी मुद्दे के केंद्र को रख के कर रहे जो आपने बताई, वन वर्ल्ड, हाँ, जो वन वर्ल्ड कहने वाले लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे थे?
हाँ जी, हाँ जी, वन वर्ल्ड, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो बात हो रही है ना, क्या हुआ 2014 से पहले जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो बोला करते कि भाई गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही 14 में प्रधानमंत्री बने तो वो गुड गवर्नेंस बदल कर ग्लोबल गवर्नेंस आ गई। और जो ये दोनों शब्दों का जो चेंज है भाई यही घपला है। यहां बहुत बड़ा खेल है भाई। जब मेरे देश में बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, अच्छी सरकार की अच्छी सत्ता की बात हो रही है, अच्छे शासन की बात हो रही है, तो वो शासन भारतीयता का बदल के विश्वव्यापी कैसे हो गया, जबकि भारत में सत्यानाश हुआ पड़ा पहले ही। अब जो वो ग्लोबल गवर्नेंस है वो ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसका मतलब है कि दुनिया के कुछ लोग जो पूंजीपति हैं बहुत बड़े बड़े, उनको बोला जाता है फॉर्च्यून 500 पब्लिक पीपल, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों को, जो 500 की लिस्ट है उसको ये बोलते हैं फॉर्च्यून 500, यानी सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग, पैसे से जोड़ के देखते हैं वो। और उनका ये टारगेट है कि पूरी दुनिया की एक सरकार हम बनाएंगे। और इसलिए भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों में भी चल रहा है। भारत में भी एक नया पॉइंट आया है कि वन कंट्री यानी वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है ना भी। वन नेशन वन आइडेंटिटी आधार कार्ड का नाम मतलब बहुत सारे हैं उस पर आएगी। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे करके अपने लोकल जो छोटे जो इलेक्शन है वो खत्म कर देंगे और वहां से बहुत सारी चीजें परेशानी में करने वाली है। तो यहां इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पॉइंट है, इस पे एक चीज को अपने को समझना जरूरी है, वहां से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। सर्दी तो लग रही ना? अगर किसी को लग रही है तो अपना अपना साधन ले लो, जल्दी ले लिए ना, जिनको नहीं जिन्होंने। ऑर्डर आप बता रहे थे, और एक वो सौभाग्यशाली सरकार का ये शब्द क्या आपने इस्तेमाल किया, फॉर्च्यून वगैरह क्या? मैं लिखूंगा अभी। हाँ जी, यहां एक चीज जोड़नी है जो विकास भाई के काफी नजदीक है। अपने हरियाणा में एक कवि हुए पंडित लक्ष्मीचंद, है ना, उन्होंने लगभग 70-80 साल पहले की बात है ना जी, 75 साल, हाँ, लगभग 75 साल पहले उन्होंने वो बातें बोली अपने काव्यों में, अपनी कविताओं में, जो आज हो रही हैं। परिवार टूटेंगे, बहन भाई के झगड़े चलेंगे, कोर्टों में फिरेंगे, घर घर से लड़कियां नौकरी करती फिरेंगी, घूंघट खत्म हो जाएगा, इस टाइप की सारी बात। जब इस पूरे के पूरे प्रकरण को समझ रहे थे तो उसके केंद्र में ये शब्द मिला मुझे, और वहां से पता चला कि हरियाणवी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए ये जो शब्द है यही काफी है। भारत जैसे ही आजाद हुआ 1947 में, 1948 में किताब छपी, उस किताब का नाम है 1984, छपी 1948 में, किताब का नाम है 1984, 1984। और उस किताब में एक जगह है जिसका 1984 की किताब का नाम ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, दूसरे तरीके से देखा जाए तो। और उसमें एक चैप्टर है जो भारत के भविष्य को लेके है, और वो क्या कहा गया, आओ अब भारत के पूरे सिस्टम को बदल दें। गहराई से समझना, यहां से फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर सिस्टम को बदल दें तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे वो? तो पहला काम उन्होंने किया, चलो इस देश की लड़कियों को रसोई से निकाल दें। बड़ा पॉइंट है ये। अच्छा, लड़कियां अगर रसोई से निकल गई तो क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा पॉइंट है ना। क्या होगा, जैसे ही लड़कियां रसोई से निकलेंगी तो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम खत्म हो जाएगा।